दिल्ली का द्वारका मोड़, जहां पे किरण नेगी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, पर 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ कुछ इतना ब्रूटल किया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, जिसे सुनने के बाद शायद आपके आंखों से आंसू निकल जाए। तो आखिर क्या किया उन तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ? तो हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं और ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 9 फरवरी 2012 किरण नेगी, जो कि 19 साल की बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और उसके घर में उसके माता पिता और उसके 2 छोटे भाई थे। उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, इसलिए किरण अपने पिता की मदद करने के लिए एक कंपनी में डाटा एंट्री की जॉब करती थी। उस दिन लगभग रात के 8:30 बज रहे होते हैं और किरण बस से उतरती है और अपने घर को अपने 3 दोस्तों के साथ पैदल जा रही होती है। तभी उसके सामने एक लाल कलर की गाड़ी आके रुकती है और उससे 3 लोग बाहर निकलते हैं और वो तीनों मिलकर किरण को जबरदस्ती गाड़ी में ढकेलना शुरू कर देते हैं और किरण की वो दोस्त उसे बचाने की कोशिश करती है और उसी रास्ते से चल रहे एक विकास नाम के लड़के ने भी उसे बचाने की कोशिश की थी, मगर उन तीनों ने किरण को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे लेकर चले जाते हैं। फिर किरण की वो दोस्त किरण के घर जाती है और वहां जाकर ये सारी बातें बताती है। वो बताती है कि एक लाल गाड़ी आती है और उससे 3 लोग उतरते हैं और वो जबरदस्ती किरण को बैठाकर अपने साथ ले गए। अब किरण के पिता ये सब जैसे ही सुनते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अब वो जैसे ही ये सारी बातें पुलिस को बताती है तो पुलिस रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर देती है और वो कहती है कि हो सकता है आपकी बेटी अपने किसी दोस्त के साथ गई हो और वो वापस घर आ जाएगी। फिर किरण के पिता पुलिस के हाथ पैर जोड़ते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है और पुलिस ये कहती है कि अभी उनके थाने में एक भी गाड़ी नहीं है, गाड़ी होती तो वो उनके साथ जाकर उनकी बेटी को जरूर ढूंढते। अब किरण के आस पड़ोस के लोग बार बार कंट्रोल रूम में फोन करके कहते हैं कि उनके एरिया की एक लड़की किडनैप हो चुकी है, जिससे पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ती है और वो एफआईआर लिखती है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलती तो है, मगर वो इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है, क्योंकि पुलिस को अभी भी यही लग रहा था कि शायद किरण अपने दोस्तों के साथ गई है और वो वापस घर आ जाएगी। लेकिन 11 फरवरी 2012 को ये न्यूज पेपर में छप जाती है, जिसके बाद पुलिस के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ती है और 12 फरवरी 2012 को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक न्यू टीम बनाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस अलग अलग जगह जाती है और वो लाल गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी एक नाकाबंदी में वो लाल गाड़ी पकड़ी जाती है। वो लाल गाड़ी एक लड़का ड्राइव कर रहा था जिसका नाम राहुल था और पुलिस जैसे ही राहुल से पूछताछ करती है वो घबरा जाता है। तभी पुलिस को उसके ऊपर शक जाता है और पुलिस राहुल को कस्टडी में ले लेती है। अब पुलिस इसकी इंट्रोगेशन करती है, तब ये बताता है कि इसने ही 9 फरवरी 2012 को अपने दोस्त विनोद और अपने भाई रवि के साथ मिलकर एक किरण नाम की लड़की को किडनैप किया था। अब पुलिस वो दोनों विनोद और रवि को भी अरेस्ट कर लेती है और इन तीनों को एक साथ बैठाया जाता है और फिर इनसे इंट्रोगेशन की जाती है, जिसमें इनसे सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है कि उस लड़की की करंट लोकेशन क्या है, यानी वो लड़की अभी कहां पर है। तब ये तीनों बताते हैं कि पास के ही एक रहदोई नाम के गांव में है। फिर पुलिस 13 फरवरी 2012 को उस गांव में जाती है, जहां पर एक सरसों के खेत में उन्हें किरण की बॉडी मिलती है और वो जैसे ही किरण की बॉडी को देखते हैं उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किरण के बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। अब पुलिस को वहां से आसपास से कुछ बाल के सैंपल मिलते हैं, कुछ ब्लड के सैंपल मिलते हैं और वहां से एक वॉलेट मिलता है और वो जो लाल गाड़ी थी उसके बोनेट का एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा भी मिलता है। अब जो किरण की बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वो जो तीनों लड़के थे उन्हें बैठाया जाता है और उनसे अच्छे से पूरी तरह से पूछताछ की जाती है, जिसमें वो शुरुआत से ये बताते हैं कि हाँ उन्होंने ही किरण को किडनैप किया था और किडनैप करने के बाद वो उसे सरसों के खेत में ले गए और उन्होंने उसके कपड़े को फाड़ा और एक एक करके
अपने हैरवानियत का शिकार बनाया। और इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने अपनी कार की बैटरी निकाली और उसके अंदर की एसिड को उसके फेस पर फेंक दिया ताकि कभी कोई इंसान ना पहचान पाए कि ये बॉडी किरण की है। अब इससे भी हैरानी की बात यह है कि वो वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और ड्रिंक करने के बाद वो जो कांच की बोतल थी उसे फोड़कर उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। इन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। इसके बाद पता चलता है कि वो जो वॉलेट मिला था वो वॉलेट किसी और का नहीं राहुल का था। अब पुलिस कंफर्मेशन के लिए इन तीनों की लास्ट लोकेशन चेक करती है और साथ ही किरण की भी लास्ट लोकेशन चेक की जाती है। तो ये तीनों की लास्ट लोकेशन उसी गांव की थी, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये तीनों ने ही मिलकर इतना ब्रूटल काम किया था किरण के साथ। नाउ ये केस 3 साल तक गोइंग ऑन रहता है और सेशन कोर्ट ने उन तीनों को फांसी की सजा दे दी थी, जिससे बचने के लिए ये इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में ले जाते हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इन्हें फांसी की सजा सुना देती है। सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये केस काफी लंबा चलता है और लगभग 2022 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है जिन्होंने किरण को किडनैप किया था उनके फेस पे कपड़ा था, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये काम इन्होंने नहीं किया। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें जो टाइम था डेथ का वो भी कंफर्म नहीं था, जिससे हो सकता है किरण की बॉडी लगभग 2-3 दिन तक खेत में होगी, जिसके वजह से हो सकता है ये जो भी काम किरण के साथ हुआ इन तीनों ने नहीं बल्कि किसी और ने किया, जिससे ये चीज प्रूफ नहीं की जा सकती है कि ये जो काम किरण के साथ हुआ इन तीनों ने ही किया। अब सुप्रीम कोर्ट इन तीनों को बाइज्जत बरी कर देती है। तो आप इस सिस्टम को देख सकते हो। सबसे पहले तो वो पुलिस किरण के पिता के बोलने पे अगर उस टाइम एक्शन ले लेती तो शायद आज किरण के साथ ऐसा कुछ ना हुआ होता और वो जिंदा होती। अब आप खुद सोच के देखो, एक गरीब बाप की बेटी जिसके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ और उसे बेरहमी से मार दिया गया, पर उसे इंसाफ तक नहीं मिला। मानो इंसाफ बस अमीरों के लिए है ताकि वो गलती करे और बच जाए, जैसे कि गरीब होना पाप है। तो खैर इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।